सिंपल सी पॉइंट्स हो जाती है, कैल्शियम खाइए, आपको कैल्शियम डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं सप्लीमेंट्स कि आप कैल्शियम खाइए, आपके दांतों के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बोन के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ उतना काफी है हमारे लिए? वी वांट टू टेक केयर ऑफ आवर बोन हेल्थ अपनी एक एज लिमिट में, तो क्या वो काफी है? तो मैं आज आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ कैल्शियम खाना बोन के लिए काफी नहीं है। क्योंकि जब बोन में डिफॉर्मिटीज होती हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो आपके पूरे मसल स्केलेटन स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, सिर्फ बोन में चेंजेस नहीं आते। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। बैलेंस डाइट खाना इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी मेडिकल इशू। तो हम बोल देते बैलेंस डाइट खाइए। चलिए, 2 पॉइंट हो गए, कैल्शियम हो गया और एक बैलेंस डाइट। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, अपने डेंटल इश्यूज को अवॉइड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले चेंजेस से शुरू करूंगी कि हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हमारे इश्यूज को लीड करते हैं। तो पहला जो सबसे कॉमन इशू है, जो चेंज है बॉडी के अंदर विद एज, वो आता है लॉस इन बोन मास एंड डेंसिटी। बहुत कॉमन सी चीज है, सभी लोगों को पता है कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से बोन के अंदर वीकनेस आ जाती है, बोन बिकम मोर ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल। वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बेसिकली जो अंदर की थिकनिंग है, वो लेयर आपकी कम होने लगती है। दूसरी चीज जो चेंज होता है, जो आई थिंक सबसे बड़ा इशू है बोन स्केलेटन सिस्टम में, वो ये कि जो फ्लूइड होता है बिटवीन द जॉइंट्स एंड द बोन्स, जो जो जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड होता है और जो स्पेस होता है, वो हमारा रिड्यूस होने लगता है। उस कम स्पेस की वजह से जॉइंट को पूरी मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिल पाती, प्लस क्योंकि फ्लूइड कम हो जाता है तो फ्रिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स और बाकी सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। और इसका बहुत बड़ा सिम्टम, बहुत बड़ा जो कंडीशन होती है वो अर्थराइटिस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेसिक जो की पॉइंट है वो यही है कि फ्लूइड्स और स्पेसेस जो कम होने लगते हैं वो आपके ज्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं। तीसरा सबसे मेजर चेंज जो आता है वो ये कि हमारे स्पाइनल कॉलम्स में कर्व आ जाता है और वो कंप्रेस्ड हो जाता है। हमारी जो स्पाइनल होती है, जो हमारी बैक बोन जिसको हम कहते हैं, वो हमारी सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब इस तरीके से कॉलम्स के ऊपर कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के बीच में थोड़ा 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 स्पेस है। ये कॉलम्स धीरे धीरे बेंट होने लगते हैं आगे की तरफ, जिससे झुकाव आ जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर वर्टिब्रा में यानी कि बैकबोन में चेंजेस आते हैं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में से जा रही है, जो पूरी फंक्शनिंग को हमारे ब्रेन से अटैच करती है, उसमें डिफॉर्मिटीज होने लग जाती है। उसकी वजह से आपको बॉडी में पेन होना, इश्यूज होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी बोन स्ट्रक्चर में चेंजेस आने का, क्योंकि वो बैक बोन में जो स्पेस होता है, एवरी सेक्शन इन द बैक बोन, और उसके बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो, और जो फ्लूइड होता है, वो 3-4 चेंजेस एक साथ हुए। इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी कंप्रेशन बढ़ जाता है, कैपेसिटी कम हो जाती है। चौथा जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो होता है मिनरल लॉस। बिकॉज हम लोग कैल्शियम कम हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। मसल्स कम हो जाती है, ये बहुत कॉमन है, सब लोगों को पता है। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बॉडी के अंदर से मिनरल्स भी कम होते हैं। जब मिनरल्स कम होते हैं तो कैल्शियम का जो सपोर्ट बोन पे आना चाहिए या टीथ पे आना चाहिए वो कम हो जाता है। इस वजह से वो और ज्यादा वीक हो जाती हैं और ज्यादा उसमें इश्यूज होते हैं। उसके अलावा पांचवा पॉइंट है लीन मास डिक्रीज। लीन मास का मतलब होता है
हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी मसल है, पूरी की पूरी मसल मास को लीन मास कहते हैं। हमारी हाइट वेट के हिसाब से एक मसल मास फिक्स होता है मेल्स और फीमेल्स के लिए। मेल्स का मसल मास ज्यादा होता है, जिसकी अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 30 to 36%, 34%। लेकिन जो फीमेल की मसल मास है दैट इज मिनिमम 33% मिनिमम होना चाहिए मसल मास। ये मिनिमम मसल मास होता है बॉडी की सपोर्ट के लिए। जो बोन्स को, जॉइंट्स को सपोर्ट मिल रहा है, वो आपका सपोर्ट आपकी बॉडी की मसल से भी मिल रहा है, क्योंकि आपकी बोन को पूरी तरह से कवर तो मसल ने किया हुआ है। अगर मसल मास वीक होगा, आपकी बॉडी में मसल्स की कमी होगी, तो डेफिनेटली आपको बोन्स में प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए हमारे लिए लीन मास डिक्रीज होना भी एक बहुत बड़ा इशू। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मसल जो होती है उसकी टोनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके अंदर कंट्रैक्शन एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मसल्स बहुत लूज हो जाती हैं। तो जो कंट्रैक्शन है उनके बीच का वो बहुत लूज हो जाता है, स्पेसेस आ जाते हैं बीच में, जिस वजह से मसल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं, उनकी टोनिंग नहीं बचती। तो ये सारे चेंजेस वो हैं जो हमारे स्केलेटन सिस्टम में होते हैं। नाउ इन सब चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी में इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ इफेक्ट्स अलग होने वाले हैं। तो पहला तो वही जो सबसे बहुत कॉमन है कि हमारी बोन्स जो होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं। पेन होता है, स्टिफनेस होती है, डिफॉर्मिटीज आती हैं। डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, बॉडी आगे की तरफ झुक जाना, हाथ की कैपेसिटी कम हो जाना, हाइट कम लगना, मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती हैं और बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आप पहले किया होंगे लेकिन अब आप उस मूवमेंट को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन सा है कि हाथों को पीछे पूरा लेके जाना इज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फॉर एल्डर्स। पीछे पूरा हाथ उतना इजीली नहीं जा पाता जितना हम लोग कर सकते। तो दीज आर ऑल कॉमन इफेक्ट्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। इफेक्ट का डेंटल इश्यू क्या डायरेक्ट होता है। जो चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं उसमें हमारा माउथ बहुत ड्राई हो जाता है, क्योंकि मसल्स का इफेक्ट गम्स में भी दिखता है। तो गम्स की होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टीथ बहुत लूज हो जाती है, जिसकी वजह से डेंटल इश्यूज, टीथ या तो निकल जाते हैं या बहुत लूज हो जाते हैं या इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं या बहुत हिलने लगते हैं। तो ये आपका सारा है जो क्या होता है with the age in bone related issues and dental related issues. Now, easiest solution स्टार्टिंग में बताया, कैल्शियम। कैल्शियम खा लीजिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी मेरी चीजें फोटो हैं, उनको दिख रही होगी, बहुत सारे ऐसे हाँ हाँ उनकी फोटो आपको फैक्टर्स दिख रही हैं। होगी। मेरी फोटो नहीं आपको ऐसे आई एम सॉरी, मैं कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। ओके। सो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसमें सिर्फ एक कैल्शियम का रोल नहीं है। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। वो डाइट फैक्टर्स क्या क्या हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपके स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ, डेंटल हेल्थ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये मेन 5 है। बाकी सब बोलते हैं विटामिन ए भी खाना चाहिए, विटामिन सी भी खाना चाहिए, कैल्शियम भी खाना चाहिए, अग्री। लेकिन मेन जो सपोर्ट करते हैं विद लॉजिक वो ये 5 है। सबसे इम्पोर्टेंट कैल्शियम जो आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट फास्फोरस जो बहुत लोग नहीं जानते,
विटामिन डी, ये भी शायद मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि विटामिन खाना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन उससे बढ़ जाती है, इसलिए विटामिन डी खाना चाहिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि इसके अपने सपोर्टिव इश्यूज, सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोराइड, फ्लोराइड इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट है। कोर न्यूट्रिएंट आपका कैल्शियम ही रहेगा, सेकेंड कोर न्यूट्रिएंट आपका विटामिन डी ही रहेगा, लेकिन बाकी आप सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स है। अगर ये आपके कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होते हैं तो आपकी बॉडी फंक्शनिंग उतनी नहीं हो पाएगी। पहला पॉइंट तो यही है कि ऑलरेडी डिफॉर्टिज हो रही है, ऑलरेडी सब कुछ नीचे चला गया, कैल्शियम कम हो गया है, बोन स्ट्रक्चर चेंजेस हो गए, उसमें अगर थोड़ा भी सपोर्ट हमें इन सपोर्टिव न्यूट्रिएंट से मिल सकता है तो वी शुड इंक्लूड दीज न्यूट्रिएंट्स एज वेल इन आवर डाइट। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स हैं। एक एक न्यूट्रिएंट पे जाने से पहले I would like to tell you few things which you can do, not to just prevent osteoporosis or bone issues or dental issues, but to maintain them. आपको osteoporosis हो गया, 3 महीने का कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स वाला आपने कोर्स किया, डॉक्टर ने बोला अभी कुछ नहीं होगा, अभी ठीक है, बट जब एक बार बॉडी की कैपेसिटी हो चुकी है विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस की, तो क्या चांसेस है कि दोबारा वो ऑस्टियोपोरोसिस वापस नहीं आ सकता? तो क्या सिर्फ 3 महीने का सप्लीमेंट कोर्स कर लेना काफी है, या थ्रू आउट द एल्डर एज सप्लीमेंट कैल्शियम्स लेते रहना काफी है? एक्चुअली में नहीं, लॉजिकल नहीं है। तो लॉजिकल ये है कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम को बैलेंस वे में लेके चले। हमारे पास बहुत कॉमन से सोर्सेज हैं विटामिन कैल्शियम के और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो हम वो ले लेते हैं, बट हमें यही नहीं पता कि फास्फोरस या विटामिन डी या मैग्नीशियम या फ्लोराइड किस में मिलेगा, तो शायद हम नहीं ले पाते। अगर हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है तो इनको सही तरीके से बॉडी में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन मैंने इसमें मेंशन जानबूझ के नहीं किया क्योंकि प्रोटीन मसल मास के लिए जरूरी है, बोन के लिए शायद डायरेक्ट वे में जरूरी ना भी हो, हालांकि जरूरी है, बट प्रोटीन को हम नॉट फॉर बोन हेल्थ बट फॉर मसल हेल्थ लेके चलेंगे। प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी के अंदर मसल मास सही रेशो में आ जाए अगर, तो आपकी बोन को सपोर्ट मिल जाएगा, आपके पूरे स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर गलती से कहीं ऐसी कोई इंजरी हो भी जाती है तो आपकी मसल उसको उतना प्रिवेंट कर सकती है। मैं ये नहीं कहती कि फॉल हो गया तो फ्रैक्चर नहीं होगा, बट आपकी अगर मसल मास सही होगा तो आपको उतना हीलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि बाहर से मसल ने उसको सपोर्ट दे रखा है। बोन ब्रेक हुई, बोन ब्रेक होने के बाद उसके आसपास की मसल्स भी ब्रेक हुई, डीजनरेट हुआ, पूरा वापस से जनरेट होगा, वापस से हील होगा, वापस से बनेगा, वो तभी इजीली हो पाएगा जब ऑलरेडी वहां पे मसल मास अच्छा हो, सही हो, अप्रोप्रिएट हो, एडिक्वेट हो। तो हमें पहला फोकस कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फ्लोराइड लेने से पहले पहला फोकस हमारा होना चाहिए प्रोटीन पे। प्रोटीन में सारे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारी सारी पल्सेस आती हैं, लेग्यूम्स आते हैं, सोया आता है, इसके अलावा एग आता है, फिश आता है और चिकन आता है। मटन को आई डू नॉट कंसिडर एनी पॉइंट कि वो प्रोटीन सोर्स है,
क्योंकि मटन इज नॉट हेल्दी, रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका प्रोटीन है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करेगा, आपका सिस्टम सही तरीके से काम करेगा, तो आपके अंदर बाकी सारी चीजें अगर गलती से लैक भी हो जाती हैं, डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफिशिएंट भी हो जाते हो, तो बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल चलती रहेगी। जहां पर आपकी डेफिशिएंसी जरूरत से ज्यादा हो जाती है, देन वो डिफॉर्मिटीज में चला जाता है। तो दूसरा पॉइंट प्रोटीन के बाद दूसरा पॉइंट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा आपको एक हेल्दी प्लेट दिखाई थी, और उस हेल्दी प्लेट का क्या रोल था मैंने वो आपके साथ शेयर किया था। वही चीज आप यहाँ पर अब एप्लीकेबल कर सकते हैं। A healthy diet is very much important. A balanced, adequate diet is very much important for your bone health, for your dental health. उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लूइड्स। वाई? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो फ्लूइड्स हैं वो कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्लूइड ज्यादा पीने से वो वापस बन जाएंगे, बट इट कैन प्रिवेंट हैपनिंग। आपका फ्लूइड सही होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड इनटेक सही होगा, सर्कुलेशन सही होगा। सर्कुलेशन सही होगा तो यू कैन प्रिवेंट कि आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज कम हो, या अगर हो रही हैं तो आपको उतने इश्यूज विजिबल ना हो। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट कितनी है। जब एक 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 जॉइंट ऑलरेडी आपका हल्का सा डिप्राइव में चल रहा है या मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, आप उसको वहीं फ्रीज कर देते हैं, तो वो आपकी मूवमेंट उतनी ही फ्रीज हो जाएगी, आपकी मूवमेंट बॉडी में कम हो जाएगी। लेकिन एक जाम है, जिससे चूड़ी होती है, उसको हम चलाते हैं, 2-3 बार खोलते बंद करते हैं तो वो खुल जाता है। तो वो जॉइंट्स खुलेंगे नहीं, मसल्स खुलेंगी नहीं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को रीगेन करने का और उसके एक्सपेंशन को रीगेन करने का, रिलैक्सेशन मेथड को रीगेन करने का सबसे आसान तरीका है बॉडी मूवमेंट। अगर हमारी बॉडी में सही तरीके से मूवमेंट्स होती हैं और फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो वो बॉडी मूवमेंट्स आपको हेल्प करेंगी आपकी बॉडी की स्टिफनेस को अवॉइड करने की। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं। 5वीं चीज ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं which I'll definitely discuss with you, बट मेन मैंने 4 चीजें आपको बताई: बैलेंस डाइट, प्रोटीन, फ्लूइड और एक्सरसाइज। नाउ टॉकिंग अबाउट डेंटल हेल्थ, मैं उसके बारे में अलग से पहले बात कर लेती हूँ, फिर हम इन न्यूट्रिएंट्स पे जाएंगे। डेंटल हेल्थ का डायरेक्ट लिंक हमारे गम हेल्थ, जो हमारा ओरल हेल्थ है, उसका डायरेक्ट लिंक हमारे फूड प्रोडक्ट से होता है। अगर आपको ऑलरेडी ओरल इश्यूज हो रहे हैं और ऐसे में आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट या बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक लेते हैं, तो वो आपके इश्यूज को बढ़ा देगा। दैट डजंट मीन कि आपको डायबिटीज है इसलिए सिर्फ आपको शुगर अवॉइड करना है, बट अगर आपको ऑलरेडी डेंटल इश्यूज हैं या आप उस स्टेज पर हैं कि आपको चांसेस हैं ऐसे इश्यूज हो जाएं या आपको और इश्यूज होने शुरू हो गए हैं, तो बेटर अवॉइड शुगर एंड टू मच ऑफ सॉल्ट इनटेक। ये आपके बोन हेल्थ और आपके ओरल हेल्थ दोनों को डायरेक्ट रिलेट करता है। शुगरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट्स आपको बंद कर देने चाहिए, स्पेशली पोस्ट सनसेट। दैट मीन्स 7 बजे आपका सनसेट हो गया, आप मीठा बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसका रीजन ये है कि जब आप मीठा खाते हैं तो वो जो शुगर होती है वो रिफाइन, जरूरी नहीं है कि दांत खराब हो जाएंगे,
बट आपके गम्स में भी वो इफेक्ट करता है। और जहां तक बात है सॉल्ट की, आप ऑलरेडी अगर आपका मुंह ड्राई फील हो रहा है एंड यू कीप ऑन ईटिंग टू मच ऑफ सॉल्टी फूड्स खाएंगे, तो आपका मुंह और ज्यादा ड्राई होगा, वो आपके डेंटल इश्यूज को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देगा। इसीलिए सॉल्ट कम करना चाहिए ताकि आपके जो ओरल इश्यूज हैं वो ट्रिगर ना हो। तो शुगर एंड सॉल्ट आर मोर लाइक ट्रिगर फूड्स आपकी ओरल हेल्थ की। बेटर देन अवॉइड देम। और प्लेन वाटर आपका बेस्ट रेमेडी है। जब आप प्लेन वाटर लेते हैं तो जो भी आपके माउथ के अंदर, गम्स में, टीथ में जो भी पार्टिकल्स हैं वो इजीली आपके अंदर चले जाते हैं। दैट मीन्स आपके माउथ के अंदर पार्टिकल्स बचे नहीं, तो आपने पानी पिया वो सारा का सारा अंदर चला गया। तो एवरी टाइम यू ईट समथिंग, ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर, ताकि आपका वो डेंटल इश्यूज होने के चांसेस ही खत्म हो जाए, वो नीचे चला जाए, फूड पार्टिकल्स आपके माउथ के अंदर स्टे ही ना करें। प्लस जब हम खाना खाते हैं या जब हम च्यू करते हैं तो कुछ पर्टिकुलरली सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ अंदर चले जाते हैं। उसके बाद कई बार हमारा माउथ बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई फील करता है, स्पेशली विद एल्डर्स। तो उस टाइम पे भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है दैट वी ड्रिंक ऑन समथिंग थोड़ा सा, ताकि आपके माउथ के अंदर जो आपके टंग के आसपास जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसकी वॉशिंग हो जाए, वो क्लीन हो जाए और आपकी फंक्शनिंग सही से हो सके। इसके अलावा डेफिनेटली हार्ड प्रोडक्ट्स तो आपको अवॉइड ही करने हैं। जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको च्यू करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको इश्यूज क्रिएट कर सकता है, तो आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो आप डेली यूज में खा सकते हैं ताकि आपकी डेंटल हेल्थ पर इफेक्ट ना आए। अगर आप ऑलरेडी डेंचर्स यूज कर रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं उनको। और अगर आपकी माउथ की कैपेसिटी, ओरल हेल्थ में इतने इश्यूज हैं कि दांत बहुत कमजोर हो गए हैं, हिल रहे हैं, तो भी आप उन फ्रूट्स को यूज कर सकते हैं। पपाया है, बनाना है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन आने वाला है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये फ्रूट्स हमेशा यूज करने चाहिए। फ्रूट्स का एक और बेनिफिट होता है, ये नेचुरल वाटर इनटेक, इनके अंदर नेचुरल वाटर होता है। दैट मीन्स अगर आपका माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, आपने एक पीस ऑफ वाटरमेलन ले लिया या हाफ अ स्लाइस ऑफ आपने पपाया खा लिया, तो जो नेचुरल वाटर है फ्रूट का वो आपके माउथ को ड्राई होने से बचाएगा। एवरी टाइम यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर, हर बार पानी नहीं पी पाएंगे शायद, बट फ्रूट खा सकते हैं इनमें। वो आपके डेंटल हेल्थ के लिए, आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी वाटर बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको वो इनटेक ज़्यादा करना चाहिए, ताकि अगर आपकी वाटर लिमिट है भी, डॉक्टर ने बोला भी है कि आप इससे ज़्यादा वाटर इनटेक मत लीजिए, 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, और आप पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, तो बेस्ट है आपके लिए कि आप फ्रूट्स खाएं। Now coming back to our important nutrients regarding the bone health and dental. कैल्शियम सबको पता है, आई होप सोर्सेज भी पता होंगे, बट फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू कर देती हूँ। सबसे बेस्ट सोर्स फॉर कैल्शियम है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है, लिमिटेशन ये है कि दिस शुड बी लो फैट, क्योंकि हाई फैट मिल्क लेने से या हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से अगर आपको बेनिफिट हो सकता होगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपकी बाकी मेडिकल इश्यूज में आपको ट्रिगर करेगा। सेकेंड बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इतना ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इतना अच्छा अमाउंट होता है दैट अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं और आप बहुत अच्छे से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आप अपना कैल्शियम इंटेक पर डे का कंप्लीट कर सकते हैं। इतना अच्छा लेवल होता है। सोया
बहुत अच्छा कैल्शियम इनटेक है। ऑब्वियसली सोया कम खाया जाता है, लेकिन जितना आप खाएंगे आपकी बोन हेल्थ के लिए उतना अच्छा रहेगा। नट्स, जिसमें सबसे अच्छा आता है आलमंड्स। नट्स में द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज आलमंड्स। इसके अलावा जो हमारे सीड्स हैं उनमें तिल जो होता है वो बेस्ट है कैल्शियम सोर्स के। तो जो भी आपने सीड्स परचेज किए हुए हैं, आप उसमें थोड़ा बहुत तिल भी मिक्स कर लीजिए। तो आप वो उसमें इंटरमिक्स में आप तिल खा लेंगे तो आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा हो जाएगा। इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप सही एडिक्वेट अमाउंट में डेली खाते हैं तो डेली का जो रिक्वायरमेंट आपका कैल्शियम के लिए है आरडीए के हिसाब से, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से, वो पूरा हो जाएगा। सेकेंड न्यूट्रिएंट आता है फास्फोरस। ऑब्वियसली नट्स बहुत कॉमन है, सभी लोग खाते हैं। नट्स में स्पेशली वॉलनट, आलमंड्स और पिस्ता फास्फोरस के लिए अच्छे। होल ग्रेन जो हम ऑलरेडी आटा यूज करते हैं, वो आपका अनाज जो गेहूं है वो आपका होल ग्रेन में आता है, इसमें अच्छा खासा फास्फोरस है। तो अगर आप राइस ईटर हैं तो आप राइस को कम करके चपाती पे स्विच कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या बैलेंस कर सकते हैं, एक टाइम आपने चावल खा लिया, एक टाइम आपने चपाती खा लिया। बीन्स एंड लेंटिल्स, जितने भी राजमा, छोले, चने, लोबिया, ये सब बहुत अच्छे कंटेंट ऑफ फास्फोरस होते हैं, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। सोया, डबल बेनिफिट, आपका कैल्शियम तो है ही, फास्फोरस भी हो गया। सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, तिल सीड मैंने बताया, दूसरा आपके पास सनफ्लावर सीड, तीसरा आपके पास पंपकिन सीड, 3 सीड्स ये हो गए। चौथा, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इफ यू वांट टू मेंटेन आवर बोन। विटामिन डी मेनली वैसे हमारा सन से मिलता है, बट ये 2 फूड सोर्सेज हैं जिनसे भी हमें विटामिन डी कुछ मिलता है, एग एंड मशरूम। सनलाइट का टाइमिंग सुबह 9:30 से 10 के बीच में तक का होता है, कि सुबह से लेके जो अर्ली सनराइज है वहां से सुबह 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक आप अगर धूप में बैठते हैं तो आपका विटामिन डी कंटेंट पूरा हो जाता है। इसी तरीके से शाम को अगर आप 5 बजे के आसपास, जब सनसेट होने वाला होता है, उस टाइम पे, जो मतलब बिल्कुल सनसेट नहीं तो थोड़ा सा शाम का टाइम होता है, जब धूप कम हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होती है सन की, उस टाइम पे जो रेज होती हैं वो आपकी विटामिन डी आपको प्रोवाइड करती है। तो विटामिन डी के लिए आप सन को यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली समर्स में नहीं बट विंटर्स में। और एग और मशरूम कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, अगर कार्डिक इश्यूज हैं तो एग आप डेली नहीं खाएंगे, सिर्फ एग वाइट रिलाई करेंगे। लेकिन अगर कार्डिक इश्यूज है तो हफ्ते में 2 आप फुल एग खा सकते हैं, इतना जरूर कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक्चुअली में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम ना हमारे मसल्स के, जो हमारे बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें सपोर्ट करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें बहुत सारे नट्स खाने चाहिए, लेग्यूम्स और सीड्स। सीड्स में सारी सीड्स जितने भी हमारी ऑयल बेस्ड सीड्स हैं, सनफ्लावर, पंपकिन, फ्लैक्स सीड्स, सब में मैग्नीशियम। लास्ट इज फ्लोराइड। ग्रेप जूस इज अ वेरी गुड सोर्स, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या ओवरवेट है तो ग्रेप जूस ज़्यादा नहीं लेना है, इनफैक्ट लेना ही नहीं है। बट अगर आप डायबिटिक नहीं है, बॉडी वेट भी कम है, आप लीन है, बॉडी मास, मसल मास बहुत लीन है, तो आप फ्रूट जूसेस में ग्रेप जूस ले सकते हैं। वंस और ट्वाइस अ वीक विल बी इनफ। सी फूड्स बहुत अच्छे सोर्सेज हैं फ्लोराइड के। सी फूड्स में विटामिन डी भी मिल जाता है, मैग्नीशियम भी मिल जाता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, फ्राइड नहीं होना चाहिए। जब आप उनको कुक करके, फ्राई करके कुक करते हैं तो उनके अंदर से न्यूट्रिशन लेवल उनका कम हो जाता है, इसलिए आपको फ्राई नहीं करना चाहिए।
लास्ट आता है रेजिन्स, किशमिश बहुत अच्छा सोर्स है फ्लोराइड्स के लिए, वो यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। मैंने प्रोटीन बोला, फ्लूइड बोला, को मैंने बैलेंस डाइट बोला, एक्सरसाइज बोला, फैट रह गया। मैंने जानबूझ के फैट को लास्ट में रखा है क्योंकि फैट का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना शायद इन बाकी न्यूट्रिएंट्स। हेल्दी फैट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ग्रीजिंग को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी हेल्दी फैट्स हैं आपको वो कंज्यूम करने चाहिए। पहला पॉइंट, हेल्दी फैट को सही तरीके से कंज्यूम करने का, ये जो हमारे कुकिंग ऑयल होते हैं वो चेंज होते रहना चाहिए। हमारी कुकिंग ऑयल की 2 कैटेगरीज हैं। अगर हम दोनों कैटेगरीज को वाइस करके चेंज कर करके यूज करते रहते हैं तो हमारी हेल्दी फैट की साइकिल पूरी हो जाती है। पहली कैटेगरी में आता है सोया सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं, और मस्टर्ड ऑयल। दूसरी कैटेगरी ऑफ सीड में सिर्फ 2 ही फैट आते हैं, राइस ब्रान ऑयल और ऑलिव ऑयल। थर्ड कैटेगरी में हमारा देसी घी आता है। तो ये 3 कैटेगरीज में हमें चेंज करते रहना चाहिए। चेंजिंग की फ्रीक्वेंसी वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो कोई भी एक मील आपकी ऑलिव ऑयल में बना ली, दूसरी मील आपने मस्टर्ड ऑयल में बना ली, तीसरी मील आपने सनफ्लावर ऑयल में बना ली, चपाती पे देसी घी लगा लिया, तो ये आपका बैलेंस हो गया। 3 वेराइटीज ऑफ फैट। दूसरा तरीका ये हो सकता है, एक वीक तक लगातार आपने ऑलिव ऑयल यूज किया, नेक्स्ट पूरा वीक आपने मस्टर्ड ऑयल यूज किया, उसका नेक्स्ट पूरा वीक आपने सनफ्लावर ऑयल यूज कर लिया, बीच बीच में आपने देसी घी यूज कर लिया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, एक 1 लीटर का एक पैकेट एक ऑयल का खत्म किया, नेक्स्ट टाइम जब आप ऑयल परचेज करने जा रहे हैं तो जो आप पैकेट परचेज कर रहे हैं वो दूसरा ब्रांड टाइप का ले लिया। तो इस तरीके से आपके लिए इजी हो जाता है साइकिल मेंटेन। दूसरा हेल्दी फैट का सोर्स है नट्स। Almonds, walnuts are the best healthy fat sources for every person. 10 almonds, 3 walnuts recommended हैं every person के लिए without even soaking. आपको सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गर्मी नहीं करते, कोई नुकसान नहीं करते। You can have 10 almonds and 3 walnuts every day. तीसरा हेल्दी फैट का सोर्स है आपके जितने भी नॉनवेज में, जैसे फिश हो गया या फिर सी फूड्स में, जितने भी सी फूड्स हैं वो आपके फैट सोर्सेज में आते हैं। चिकन वगैरह के ऑर्गन्स वगैरह ये आपके फैट सोर्सेज में आ जाते हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ और मेंटेन रखना चाहते हैं फॉर योर बोन हेल्थ एंड योर डेंटल हेल्थ, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन ए। विटामिन ए थोड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि बहुत लोग बिलीव करते हैं कि विटामिन ए का एज सच बोन स्ट्रक्चर में कोई हेल्प नहीं है, बट थ्योरीज भी हैं कि विटामिन ए इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो प्लेंटी ऑफ कैरेट, जितने भी आपके रेड प्रोडक्ट होते हैं विटामिन ए के लिए, कैरेट हो गया, आपका टोमेटो हो गया, जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब में, आपके फ्रूट्स में मिलेगा। तो विटामिन ए का कंटेंट भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये मेरा लास्ट एलिमेंट था जो मैं मेंशन करना चाहती। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ हेल्प हुई होगी मेरे बताने से। अब आपका कोई भी पॉइंट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज आप शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन अपने। हाँ प्रियंका जी। यस सर। मैं ये पूछना चाहता था कि नट्स की जब बात करते हैं हम लोग तो नॉर्मली हम एलमंड्स का बोलते हैं, वॉलनट्स का बोलते हैं। बाकी भी जो चीज़ है, जैसे काजू एक ऐसा आइटम है, वो कोई भी आता है, गेस्ट आता है तो काजू को ऑफर करते हैं। उसके बाद ये जो पिस्ता होता है, पिस्ता हम खिला देते हैं, ठीक है। और एक नेजा नाम पता नहीं है आपने सुना हो, और ये मूंगफली जो है, पीनट्स,
जी इन 4 आइटम्स का थोड़ा सा अगर हमें लाइट में थोड़ा बता सकते हो तो। एक्चुअली मैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम आलमंड्स और वॉलनट्स को इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि कोई भी अगर आपको मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे कार्डियक इश्यूज हो गए, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स का, दोनों ड्राई फ्रूट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर आप काजू खाते हैं, हाई एंड शुगर नहीं खा सकते आप। अगर मैं आपको कहूँ आप काजू खा सकते हैं अपनी बोन हेल्थ के लिए, लेकिन आपको डायबिटीज है तो वो नुकसान कर जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के पॉइंट पे, मतलब एज के हिसाब से ये दो सेफ है ड्राई फ्रूट्स, बट दैट डजंट मीन कि आप कैल्शियम, आप काजू नहीं खा सकते या पीनट्स नहीं खा सकते। मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना खा रहे हैं, डेली कंज्यूम हो रहा है, ये कभी कभी हो रहा है, किस फॉर्म में खा रहे हैं, फ्राइड तो नहीं है, तो ये सारी चीजें पे मैटर करती है। पीनट अगर आप बात करें तो पीनट आप जब खाने बैठते हैं तो बिकॉज पीनट्स जब खाते हैं तो टेस्ट में खाते हैं एंड यू कांट स्टॉप ईटिंग योरसेल्फ। आप पीनट कभी गिन के नहीं खाते। आलमंड्स आप गिन के खा लेंगे, लेकिन आप पीनट गिन के नहीं खाएंगे। आप वो प्रपोर्शन कटोरी के हिसाब से होता है। अगर वो कटोरी के हिसाब से देखें तो फैट परसेंटेज उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है और कैलोरीज उससे भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम पीनट भी रिकमेंड नहीं करते। यस सर, बोलिए। पिस्ता जो है, आलमंड जो हम लोग लेते हैं, यस आलमंड को सर। छिलका, आलमंड रात को भिगा के सुबह छिलका उतार के खाते हैं, सुबह एक साथ ही छिलका के साथ खाते हैं? सर आलमंड। वैसे तो आलमंड्स को भिगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप उनको सोक करते हैं तो उनके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो 10 आलमंड्स अगर आप बिना भिगाए भी खा लेंगे आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बॉडी आपको सूट नहीं कर रहे हैं, आपको भिगा के खाने हैं, तो आप छिलके समेत खा सकते हैं, क्योंकि छिलका इज फाइबर, वो फाइबर ही है आपकी बॉडी में, उसका कोई नुकसान तो छिलका नहीं की लेने से प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव इट विद छिलका। कुछ पिस्ता के बारे में बताओ जरा। सर पिस्ता एक्चुअली बैलेंस उसका अच्छा है, खा सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें भी फैट परसेंटेज होती है, तो हम डेली रिकमेंडेशन में नहीं डालते हैं। बट अगर आप कभी कभी ड्यू टू टेस्ट खा लेते हैं तो नुकसान नहीं है, बट आप उसको डेली नहीं खा सकते, क्योंकि अगेन पिस्ता भी आप काउंट करके नहीं खाओगे। यू विल ईट इन प्रपोर्शन, कटोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मुट्ठी भर फिस्ट ऑफ इतना तो खाओगे, वो उतना नुकसान कर सकता है। तो इसलिए पिस्ता हम डेली रिकमेंडेशन में मेंशन नहीं करते। डेली रिकमेंडेशन हमारा 2 ही है, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। पिस्ता आप वीकली खा सकते हो या वंस इन अ व्हाइल इज ओके। और बाकी जैसे डेट्स वगैरह होती हैं उसको सुखा के खाना, ये वो काफी, जैसे अदरक है उसको सुखा के खाना, जिसे सॉस कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनका ड्राई करने के बाद इनका क्या बेनिफिट आपको दिखता है? डेट्स का तो ड्राई करना लॉजिक सिर्फ इसलिए है कि खराब हो जाता पहले के टाइम पे, उसको प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राई करके यूज कर लेते थे। बट अगर आप डेट नेचुरल उसमें खाओगे तो डेफिनेटली उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ड्राइड वाले से ज्यादा ही होगा। दूसरा पॉइंट, मार्केट में तो काफी मिलता है असल में ये। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा पॉइंट ये भी है कि इन सब के अंदर जो भी ड्राइड किए हुए होते हैं उसमें सब में ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोसेस ऑफ वाटर, जब उसको ड्राई किया जाता है तो शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। वो शुगर कंटेंट बढ़ने की वजह से इनका ओकेजनल इनटेक इज ओके, मॉडरेशन इनटेक सबका, हर चीज आप काउंट करके खाइए तो कोई नुकसान नहीं है। बट जरूरत से ज्यादा अगर आप खा रहे हैं तो वो नुकसान करेगा। अच्छा, लास्ट वो बता दो, अपना जो एक नेजा जो है अफगानिस्तान से आता है, बहुत महंगा होता है और खाने में टेस्टी भी बहुत होता है, उसको खाना जो है कितना ठीक है कितना गलत है? मॉडरेशन, सही अमाउंट। वो तो इतना महंगा होता है, वैसे ही मॉडरेशन में हो जाता है अपने आप ही। तो फिर वो शायद महंगा इसीलिए होता है क्योंकि उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। वो इट्स लाइक पीनट ओनली, आपको उसको मॉडरेशन अमाउंट में ही खाना है। ज्यादा खाएंगे तो आपकी बाकी की हेल्थ इश्यूज में ट्रिगर हो। हेलो, यस सर, बताइए।
जो आपने बादाम और अखरोट के बारे में कहा, वो सिर्फ सुबह खाने चाहिए, किसी भी टाइम खा सर आप सकते हो? किसी भी टाइम खा सकते हैं, इट्स लाइक अ स्नैक। आप सुबह कब ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, पर भिगोना जरूरी Because- नहीं है, अदरवाइज। इतना जरूरी नहीं है। थैंक यू। और बताइए, किसी और को कुछ पूछना है? अखरोट अभी गर्मी में कितने खा सकते हैं? 1 2 कितना? 3 3 मतलब गर्मी में भी नो 3 ले नो सकते हैं। नो हार्म डन, और कोई नुकसान नहीं। बोलना है कुछ? हो गया, बस हो गया। ऑल राइट, आई थिंक इसका कॉम्बिनेशन ठीक है अपना, अखरोट एंड वॉलनट्स दोनों इकट्ठे, मतलब 10-12 आम की गिरी ले ली, 10-12 वो ले लिए, 3 या आपका एक स्नैक हो गया ना। मतलब जो इन बिटवीन आपका गैप है, उसको फिल करने का सबसे इजी तरीका और सबसे हेल्दी तरीका है नट्स खा लिया। 10-12 आपने बादाम ले लिए, 3 अखरोट ले लिया, आपका पूरा हेल्दी स्नैक हो गया वो। साथ में आप उसको और थोड़ा फ्लूइड कुछ लेना चाहते हैं, 1 ग्लास लेमन वाटर ले लिया, बटर मिल्क ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, ये आपका हेल्दी स्नैक हो गया। बट चाय के साथ नहीं लेना, चाय के साथ नहीं। चाय और कॉफी के साथ कभी नट्स नहीं खाने चाहिए। ठीक, थैंक यू। गुड, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। और आई एम सो थैंकफुल कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा बता पाई। आई होप मैंने कुछ हेल्प किया होगा। और अब नेक्स्ट सेशन में रश्मि जी कुछ अच्छा बताएंगे हमें, तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय। अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप। हाँ, होस्ट बंद